हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024-25 के लिए जनरल साइंस में सबसे ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक यानी कि जीव विज्ञान बायोलॉजी को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों ध्यान दिए आप लोग, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का आपके एग्जाम में जो पूरा दोस्तों पाठ्यक्रम है, इसको हमने 5 सेट में पूरी तरह से कंप्लीट किया है, जो कि एक ही वीडियोस में आप लोगों को पूरी तरह से कवर करवाने वाले हैं। दोस्तों, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी को यहाँ पर हम आप लोगों को जितने भी टेंस से जितने भी फॉर्मेट में कंटेंट को आप लोगों को कंप्लीट करवाते हैं। अगर इसकी प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से रखते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, यहाँ से आपका स्कोर काफ़ी बेहतर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सीधे टॉपिक्स की ओर चलते हैं। हम लोग देखिएगा, बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। पॉइंट है आपका, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लैमार्क, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, और ट्रेविरेनस, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया है। हर फैक्ट, हर कंटेंट को दोस्तों आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं, जिस जिस फॉर्मेट व ट्रेंड में हम आपके यहाँ पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आगे बढ़िएगा, पॉइंट है आपका, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिया प्लेटेनियम नामक पुस्तक लिखी है। पूरी तरह से आपको कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अब यहाँ पे जीव विज्ञान के जितने महत्वपूर्ण जनक हैं पूरी तरह से आप कंप्लीट करेंगे। कंटिन्यू दोस्तों आपके एग्जाम्स में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिएगा, पॉइंट हमारा, जीव विज्ञान के प्रमुख जनक। पहला पॉइंट है आपका, आधुनिक वर्गीकरण का पिता तो लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट, आनुवंशिकी का जनक जॉन मेंडल को माना जाता है। नेक्स्ट, द्विनाम पद्धति का जनक तो लिनियस को माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, हरित क्रांति का जनक तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति के जनक तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। ये भी इसी के साथ कंप्लीट रखेंगे। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का जनक तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। और भारतीय पारिस्थितिकी का जनक तो रामदेव मिश्रा को माना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। और जीव विज्ञान दोस्तों जीवाणु विज्ञान का जनक लुवियन हाक को माना जाता है। पूरी तरह से हर फैक्ट को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़ेगा दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है जीव विज्ञान की यानी कि बायोलॉजी में जीव विज्ञान की जो महत्वपूर्ण दोस्तों जितनी भी शाखाएं यानी कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछाते हैं दोस्तों क्वेश्चंस कि कौन सी शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो क्रम से आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अलग अलग ट्रेंड से और डायरेक्टली भी ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों, कोशिका विज्ञान यानी कि सेल बायोलॉजी की बात की जाए तो इसमें कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन किया जाता है। अगला है आपका आकारिकी यानी मोर्फोलॉजी की बात की जाए तो इसके अंतर्गत दोस्तों जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी की बात की जाए यानी इकोलॉजी की तो इसके अंतर्गत जीवों एवं वातावरण के बीच इस संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और आनुवंशिकी की बात की जाए यानी जेनेटिक्स की तो इसमें जीवों में पाई जाने वाली समानता, विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर की बात की जाए तो इसमें मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है। और सेरीकल्चर में दोस्तों रेशम के कीड़ों के पालन एवं रेशम निकालने की विधि का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, पीसी कल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसके अंतर्गत बात की जाए तो मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। और माइकोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों कोको यानी कि फंगी का अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ फाइकोलॉजी भी कंप्लीट रखेंगे तो इसमें दोस्तों शैवाल यानी कि एलिजी का अध्ययन किया जाता है। डेंडोलॉजी की बात की जाए दोस्तों तो इसमें वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। पूरी तरह से आप कंप्लीट रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट आपका क्या दोस्तों, पुष्प विज्ञान यानी कि आंथोलॉजी की बात की जाए तो इसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। आर्निथोलॉजी की बात की जाए दोस्तों तो इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। और न्यूरोलॉजी की बात की जाए तो इसमें तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी की बात की जाए तो इसमें एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन किया जाता है। और सारोलॉजी में दोस्तों छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है।
पेडोलॉजी की बात की जाए तो इसमें विभिन्न तरह के मृदाओं यानी सॉइल का अध्ययन किया जाता है। और आर्कियोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों सर्प विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखने। हर वो टॉपिक्स दोस्तों आपके जीके जीएस व करंट के आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में ऐड यानी कि कंप्लीट किए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन दोस्तों कंबाइंड पीडीएफ ये हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। कारण है दोस्तों, आप लोग जानते हैं आपके एसएससी में भी रेलवे में भी आपकी बहुत सारी वैकेंसी लग चुकी हैं। कई वैकेंसी का आपका टियर 2 भी लग चुका है, बहुत सारी वैकेंसीज का दोस्तों आपका एग्जाम डेट भी आ चुका है और एग्जाम करवाए भी सारे। तो हम चाहते हैं दोस्तों एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के लिए आपको अलग अलग से पीडीएफ लेने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए दोस्तों डिटेल में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है व वहाँ से भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों पीडीएफ को बनाते समय आपके क्वेश्चंस के लेवल, उनके वेटेज और उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका दोस्तों स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा दोस्तों आपका करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। वैकेंसीज की बात की जाए तो बहुत सारी दोस्तों आप लोग जानते हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 आपका समाप्त हो चुका है, टियर 2 की तैयारी एमटीएस 2025 आ रहा है, जीडी आपकी लग चुकी है, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 होने जा रहा है, एलपी है, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ इसके पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे जीव विज्ञान के मोस्ट क्वेश्चंस को वन लाइनर क्वेश्चंस के जरिए कंप्लीट किया गया है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? तो कैरोलस लिनियस है। हर फॉर्मेट से, हर टेंस से दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। नेक्स्ट, लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है? तो 2 वर्गों में। आप लोग जानते हैं, एक वंश के नाम से, एक जाति के नाम से। नेक्स्ट, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है तो सर्पेटोलॉजी कहलाता है। और श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। अगला, भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बीरबल साहनी को। और जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता और विवरण का। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और जीवन की मूलभूत इकाई यानी कि यूनिट क्या है? तो भी कोशिका है। पूरी तरह से आप हर फैक्ट को प्रिपेयर करके चलेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है दोस्तों? तो विटामिन बी का। नेक्स्ट, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो कैलोरी में। आप लोग जानते होंगे। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। और किडनी की संरचनात्मक इकाई है तो नेफ्रॉन है। नेक्स्ट, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं तो डायलिसिस कहा जाता है। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो गुर्दे की खराबी में। और मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? गुर्दा के द्वारा। और डायलिसिस किससे संबंधित है? तो ये वृक्क किससे संबंधित है? ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका बायोलॉजी का, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? तो लैक्टिक अम्ल है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांघ में। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है। मानव शरीर की लघुत्तम हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में। और मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 22 होती हैं। नेक्स्ट, मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12। और मानव शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है वो जबड़े में होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टांग में। और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है तो फीमर है। ध्यान रखेंगे आप लोग। क्रम से दोस्तों टॉपिक वाइज वो सारे क्वेश्चंस पूरी तरह से कंप्लीट किए गए हैं जहां जहां से दोस्तों आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना है और जो आपके पाठ्यक्रम में पूरी तरह से मेंशन है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं। पुनः हम लोग दोस्तों इसके सेकेंड सेट की ओर चलेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका, डैश कर दिया गया है। आनुवंशिकी सामग्री के वाहक हैं तो जीन है। नेक्स्ट, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है तो अपने जीन का आधा हिस्सा। नेक्स्ट, गुणसूत्र किससे संबंधित है? आनुवंशिक लक्षणों के संचारण से। और एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होते हैं तो टोटल 46। नेक्स्ट,
बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो गुणसूत्र से। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिकाओं में तो डैश डैश कर दिया गया है पाए जाते हैं टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र। फिर क्वेश्चन है, डैश डैश कर दिया गया है आनुवंशिक गुणों के वाहक हैं, तो डीएनए है। आनुवंशिकता के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? ग्रेगर मेंडल ने। और मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये लैंगिक जनन पर आधारित है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं दोस्तों। एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन कंबाइन पीडीएफ मेरे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान देंगे आप लोग, बिहार एसएससी 10+2 ये 2023 की वैकेंसी थी दोस्तों, जिसका एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया है। तो इसका तीसरी बार हमारे द्वारा दोस्तों नया वर्जन पीडीएफ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े विभिन्न एग्जाम्स के जीके जीएस व यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट के पीडीएफ भी हमारे द्वारा कंप्लीट किए गए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग इसके सेट 2 की ओर। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का दोस्तों सेकंड सेट आपके सामने है। स्टार्ट करेंगे हम लोग दोस्तों आपके सुपर टॉपिक यानी कि पारिस्थितिकी इकोलॉजी से। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले सुपर कॉन्सेप्ट आपके सामने है, पूरी तरह से आप कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। पॉइंट है आपका पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। तो दोस्तों पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीव तथा वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1868 में रिटर ने किया था। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अगला पॉइंट है आपका पारिस्थितिकी के बारे में सर्वप्रथम विस्तृत जानकारी देने वाले वैज्ञानिक तो एर्नेस्ट हैकल थे, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, इकोलॉजी की इकाई को इकोसिस्टम कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था, हजारों बार पूछा गया है। अब चलिए दोस्तों, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी से रिलेटेड ए टू जेड बेसिक से लेकर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, आज तक आपके एग्जाम से पूछे भी गए हैं, सबको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका रेड डाटा बुक, जिसे कि लाल सूची भी कहते हैं दोस्तों, तो ये क्या है? तो संकटग्रस्त पशुओं, पेड़ों इत्यादि का ये विस्तृत दस्तावेज है। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल नाम आप लोग सुने होंगे, किस वर्ष में प्रभावित हुआ था? 2005 में। और विश्व वेटलैंड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 फरवरी को। नेक्स्ट, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों? तो 1986 में। और 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। एनजीटी का है क्या दोस्तों? ये भी सुपर क्वेश्चन इसी टॉपिक से जुड़ जाता है। तो ये इसका पूरा नाम है दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। वर्तमान में इनके अध्यक्ष कौन है? करंट में पूरी तरह से कंप्लीट करवा चुके हैं, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग इसका दोस्तों आंसर कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं, आप लोग जानते हैं, एक है आपका जैविक घटक और एक है आपका अजैविक घटक। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं उत्पादक आते हैं, उसके बाद में उपभोक्ता आता है और लास्ट में दोस्तों अपघटक आता है। नेक्स्ट, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम क्या है दोस्तों डेडेस कर दिया गया है, तो हमें द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। और पारिस्थितिकी निम्न में से किनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो जीव और वातावरण के। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल सेलेक्ट यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य है तो ओजोन अवक्षय तत्वों को कम करना। और यह खाद्य श्रृंखला में इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक होती है? तो सबसे ज्यादा उत्पादक की होती है, उससे कम उपभोक्ता की होती है और सबसे कम दोस्तों वो अपघटक की होती है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ से आपका पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उसे जैवमंडल कहा जाता है। एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या आएगा दोस्तों? तो सबसे पहले घास ही आएगा, घास को खाने वाला टिड्डा आएगा, टिड्डा को खाने वाला मेढक आएगा और मेढक को खाने वाला सर्प आएगा। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो ये सूर्य से होती है। और पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो नाइट्रोजन का ही है। हर ट्रेंड से हर क्वेश्चंस को दोस्तों पूरी तरह से मेंशन किया गया है ए टू जेड। अगला क्वेश्चन है आपका हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह क्या है? नाइट्रोजन है। नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के।
और एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो एक दिशीय होता है। नेक्स्ट, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत तो सूर्य का प्रकाश होता है। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, तो 21% है। नेक्स्ट, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है, तो पराबैंगनी किरणों को। और वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ऑक्सीजन का परसेंट 21 है और नाइट्रोजन का दोस्तों 78.08 है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, सीएनजी का पूरा नाम क्या है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो 78.08% हम लोग बात कर चुके हैं। सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में प्रयोग होता है, तो वाहनों में भी होता है और उद्योगों में भी होता है, ध्यान रखेंगे। ये टॉपिक आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट होता है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है दोस्तों। हम लोग चलते हैं बायो के अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक बायो का क्या है दोस्तों, विटामिन, आपका सुपर टॉपिक आप लोग जानते हैं। तो विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फैक्ट बन सकते हैं पूरी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लगा दिया गया है दोस्तों कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा कैल्सिफेरॉल। अब विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन से टू जेड बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, मछली के लीवर ऑयल में डाइजेस्ट कर दिया गया है, प्रचुर मात्रा में होता है, तो विटामिन डी है। नेक्स्ट, घाव को भरने में सहायक विटामिन है, तो विटामिन सी है। खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है, वो भी विटामिन सी है। कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी और सी। और कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं, तो विटामिन ए डी के हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चलिए दोस्तों इस सीट को आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करने हैं, जहाँ पे दोस्तों सबसे पहले विभिन्न विटामिनों के नाम दिए गए हैं, उसके बाद में उसके रासायनिक नाम, जहाँ से आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चन बनते हैं, और कौन सी विटामिन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं ये भी मेंशन कर दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए विटामिन ए की, तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी और संक्रमणों का खतरा जैसे रोग हो सकते हैं। बात की जाए विटामिन बी1 की, तो इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन बी2 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। इसकी कमी से क्लोसिस होता है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम निकोटिनामाइड होता है। इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। विटामिन बी12 जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। इसकी कमी से प्रवासी रक्तता होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से स्कर्बी और मसूड़े का फूलना जैसे रोग हो सकते हैं। वह विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल होता है। इसकी कमी से रिकेट्स होता है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अगला आपका क्या है, विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। आप लोग जानते हैं डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर दोस्तों विटामिन से रिलेटेड आपका टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक आपका क्या दोस्तों, बायोलॉजी का ग्रंथियां यानी कि ग्लैंड्स। सुपर क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए निकलते हैं, जितने भी हो सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। कंसंट्रेट होकर आप लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो ऑक्सीटोसिन की। नेक्स्ट, थायरॉक्सिन क्या है दोस्तों, तो एक प्रकार का हार्मोन है। नेक्स्ट, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन वो सर्जित होता है, तो एड्रेनलिन है। और आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह क्या करता है, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण रखता है। आयोडीन युक्त हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है, तो ग्लूकोजन है। और थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है, गला में। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ पर होता है, अग्नाशय में। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है, तो मधुमेह का। और दोस्तों डेडेस करके दिया गया है, ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पिट्यूटरी को। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का दोस्तों अगला सेट आपके सामने है। अब इसमें आप लोग सबसे पहले दोस्तों जो आपके दोस्तों बायोलॉजी के टॉपिक से चिकित्सा संबंधी खोज यानी कि आविष्कार एवं आविष्कारक को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों कंटिन्यू, यहाँ से आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनने देखिएगा। पॉइंट है आपका प्रमुख आविष्कार एवं उनके आविष्कारक। अब एक तरफ इसमें दोस्तों खोज एवं आविष्कार के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके खोजकर्ता एवं आविष्कारक के नाम दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए रक्त परिवहन या रक्त संचरण की, तो इसकी खोज विलियम हार्वी के द्वारा की गई थी। इंसुलिन का टीका की खोज एफ वाइटिंग के द्वारा की गई थी। हृदय परिवर्तन की खोज डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा की गई थी। और हैजे का टीका की खोज दोस्तों रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, डीडीटी की खोज की बात की जाए तो इसकी खोज डॉक्टर पॉल मूलर के द्वारा की गई थी। पूरी तरह से आपको ध्यान रखने हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, बेरी की चिकित्सा दोस्तों इसकी खोज आइजक मैन के द्वारा की गई थी। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक के द्वारा की गई थी। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना के द्वारा की गई थी। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवियन हाक के द्वारा की गई थी। पेंसिलिन की खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी।
रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। होम्योपैथी के जनक दोस्तों हैनीमैन माने जाते हैं। विटामिन की खोज फंक ने की थी, यानी कि फंक के द्वारा की गई थी। अब विटामिन से रिलेटेड जितने भी खोज करते हैं आप कंप्लीट कीजिए। बात की जाए विटामिन ए तो इसकी खोज मैककोलन एवं एम डेविस के द्वारा की गई थी। विटामिन बी की खोज केवल मैककोलन के द्वारा की गई थी। विटामिन सी की खोज एफ होल्स्ट के द्वारा की गई थी। और दोस्तों विटामिन डी की खोज मैककोलन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, चेचक का टीका जिसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। टीबी की चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। हार्डोफोबिया की चिकित्सा की खोज लुई पास्चर ने की थी। पूरी तरह से आपको कंप्लीट रखने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला आपका क्या है। मलेरिया की चिकित्सा की खोज डॉक्टर रोनाल्ड रास के द्वारा की गई थी। पोलियो ड्रॉप की खोज एल्बर्ट सोबिन ने की थी। पोलियो टीका की खोज जानिस साल्के ने की थी। किडनी मशीन की खोज कोल्फ के द्वारा की गई थी। स्टेप्टोमाइसिन की खोज सलमन तथा वॉक्समैन ने की थी। विषाणु की खोज इवानोस्की के द्वारा की गई थी। टेरामाइसिन की खोज फिनले के द्वारा की गई थी। बीसीजी टीका की खोज ग्यूरिन कालमेट के द्वारा की गई थी। पूरी तरह से आपको कंप्लीट रखने हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, टाइफाइड के जीवाणु इसकी खोज रोबर्ट के द्वारा की गई थी। कैंसर के जीन की खोज रॉबर्ट बिनवर्ग के द्वारा की गई थी। ओपन हार्ट सर्जरी की खोज दोस्तों वाल्टन लिलेहल के द्वारा की गई थी। इस टॉपिक को यहाँ तक आपको कंप्लीट रखना है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलते हैं दोस्तों हम लोग बायो के अगले टॉपिक्स की ओर। देखिएगा अब यहाँ पे दोस्तों जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के 4 टॉपिक्स को हम क्रम से आपको पूरी तरह से कंप्लीट करवाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक है दोस्तों। सबसे पहले आप विषाणुओं द्वारा होने वाले प्रमुख रोग और उनसे प्रभावित अंग व उन विषाणुओं के नाम पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। सेकंड टॉपिक आपका दोस्तों जीवाणुओं के द्वारा जितने भी रोग होते हैं उनसे प्रभावित अंग और उन जीवाणुओं को नाम भी पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तीसरा टॉपिक है दोस्तों परजीवियों के द्वारा जितने भी रोग होते हैं उनसे प्रभावित अंग और उन परजीवियों के नाम को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चौथा जो आपका टॉपिक है दोस्तों वो कौन से कीट या जंतु के काटने से, जीव के काटने से कौन से रोग फैलते हैं। डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि सीसी मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है। तो इस तरह से क्रम से आप लोग 4 टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। 3 ट्रेंड से क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान देंगे। विषाणु द्वारा होने वाले रोग डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। रोगों के विभिन्न नाम दिए जाते हैं कि निम्न में से दोस्तों कौन से रोग किसके द्वारा फैलते हैं, कौन से रोग इसमें विषाणु के द्वारा फैलते हैं, कौन से जीवाणु के द्वारा फैलते हैं, कौन सी परजीवियों के द्वारा फैलते हैं। सेकंड दोस्तों आपसे पूछा था कौन से रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। और उसके बाद में दोस्तों उन विषाणुओं, जीवाणुओं और परजीवियों के नाम आपको बताने होते हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा पहला पॉइंट है आपका विषाणु द्वारा होने वाले प्रमुख रोग और प्रभावित अंग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें रोगों के नाम दिए गए हैं, उसके बाद में प्रभावित अंग के नाम दिए गए हैं और उन विषाणुओं के नाम दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए एड्स दोस्तों, तो एड्स होने से यानी कि एड्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली है और इसके विषाणु का नाम HIV है। क्रम से आप कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनेंगे। डेंगू ज्वर ये भी दोस्तों विषाणु द्वारा होता है, आप लोग जानते होंगे। इससे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इसके विषाणु का नाम आब्रो विषाणु है। पोलियो नामक रोग से दोस्तों गला भी प्रभावित होता है, रीढ़ भी होती है और नाड़ी भी होता है और इसके दोस्तों विषाणु का नाम एंट्रो विषाणु है। चेचक नामक रोग से दोस्तों संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और इसके विषाणु का नाम वेरियोला विषाणु है। छोटी माता नामक रोग से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और इसके विषाणु का नाम वेरिसेला विषाणु है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, खसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों खसरा रोग से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और इसके विषाणु का नाम पायरेक्सो विषाणु है। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस या पीलिया। डाकली आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत है और इसके विषाणु का नाम हेपेटाइटिस ABCD या E विषाणु होता है। रेबीज नामक रोग से दोस्तों तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, इसके विषाणु का नाम रैबिडो विषाणु है। और हर्पीस नामक रोग से त्वचा प्रभावित होता है और इसके विषाणु का नाम हर्पीस विषाणु है। ये आपका टॉपिक था दोस्तों। जितने भी रोग विषाणु के द्वारा फैलते हैं दोस्तों उनसे उनके प्रभावित अंग और उन विषाणु के नाम जिनको आप लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट किए हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब जीवाणुओं के द्वारा जितने भी रोग होते हैं उनसे शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं और उन जीवाणुओं के नाम को दोस्तों आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा सबसे पहले इसमें विभिन्न रोगों के नाम दिए गए हैं, फिर प्रभावित अंग दिया गया है और फिर जीवाणुओं के नाम दिए गए हैं। बात की जाए टिटनेस नामक रोग से दोस्तों तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और इसके दोस्तों जीवाणु का नाम क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी होता है। नेक्स्ट, हैजा नामक रोग से आंत प्रभावित होती है, इसके दोस्तों जीवाणु का नाम उवियो कालेरी होता है। टाइफाइड नामक रोग से भी आंत प्रभावित होती है, इसके जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफी होता है। क्षय रोग जिसे कि टीबी कहा जाता है दोस्तों, इससे शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है और इसके दोस्तों जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। डिप्थीरिया नामक रोग से श्वास नली प्रभावित होती है और इसके दोस्तों जीवाणु का नाम कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, प्लेग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्लेग रोग से दोस्तों फेफड़ा प्रभावित होती है और इसके दोस्तों जीवाणु का नाम पास्चेरेला पेस्टिस या आर्सेनिया होता है।
काली खांसी नामक रोग से स्वतंत्र प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम बोर्डीटेल्ला पेस्टिस होता है। निमोनिया नामक रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है, इसके दोस्तों जीवाणु का नाम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी होता है। कुष्ठ नामक रोग से तंत्रिका तंत्र त्वचा प्रभावित होती है, इसके जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरिया लेप्री होता है। गोनोरिया नामक रोग से मूत्र मार्ग प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम निसेरिया गोनोरी होता है। और सिफिलिस नामक रोग से दोस्तों जननांग प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम ट्रिपोनिया होता है। यहाँ तक इसको कंप्लीट करेंगे। ये आपका टॉपिक था दोस्तों, जीवाणु द्वारा जितने भी रोग होते हैं उनसे शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं और उन जीवाणुओं के नाम। अब चलिए दोस्तों, परजीवियों के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, उनसे शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं और परजीवियों के नाम को आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए पॉइंट है आपका, परजीवियों द्वारा होने वाले विभिन्न रोग। सबसे पहले इसमें विभिन्न रोगों के नाम दिए गए हैं, प्रभावित अंग दिया गया है और उन परजीवियों का नाम दिया गया है। बात की जाए मलेरिया नामक रोग से तो ध्यान देंगे प्लीहा भी प्रभावित होता है, यकृत भी होता है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स भी प्रभावित होता है और इसके परजीवी का नाम दोस्तों प्लाज्मोडियम होता है। पायरिया नामक रोग से मसूड़ा प्रभावित होता है और इसके दोस्तों परजीवी का नाम एंट अमीबा जिंजेबेलिस होता है। निंद्रा नामक रोग से दोस्तों मस्तिष्क प्रभावित होता है, इसके दोस्तों परजीवी का नाम ट्रिप्नोसोमा होता है। पेचिस नामक रोग से आंत प्रभावित होती है और इसके परजीवी का नाम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। और कालाजार नामक रोग से अस्थि मज्जा प्रभावित होती है, इसके परजीवी का नाम बालू मक्खी होता है। यहाँ तक इसको आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अब यहाँ पे एक सुपर टॉपिक और आप कंप्लीट करेंगे दोस्तों। चारों टॉपिक से कंटिन्यू आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिएगा, रोग फैलाने वाले कीट, ये आपका टॉपिक है। अब एक तरफ दोस्तों विभिन्न कीटों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे होने वाले रोगों के नाम दिए गए हैं। बात की जाए घरेलू मक्खी, तो इसके काटने से कौन कौन से रोग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। हैजा भी होता है, अतिसार भी होता है, कुष्ठ रोग भी होता है, टीबी भी होता है, टाइफाइड भी होता है और दस्त रोग भी होता है। मच्छर के काटने से दोस्तों मलेरिया होता है, डेंगू होता है, फिलपा होता है। चूहा के काटने से प्लेग होता है, सीसी मक्खी के काटने से नित्रा रोग होता है, सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी के काटने से दोस्तों काला हजार होता है। क्रम से सब कुछ आपको पूरी तरह से कंप्लीट रखने। आगे बढ़िएगा, अगला आपका है खटमल के काटने से दोस्तों बुखार हुआ कुष्ठ रोग होता है और यहाँ से लास्ट है आपका जू के काटने से टेंच बुखार होता है। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का अगला सेट आपके सामने दोस्तों। यहाँ पे आप लोग जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के मोस्ट वन क्वेश्चंस को वन लाइनर क्वेश्चंस के जरिए पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं, तो यकृत में। नेक्स्ट, मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है, तो 0.4%। रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है, तो लेजर के माध्यम से। और जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य क्या है, तो औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था, जोनासी साल्क ने। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते तो हाइलोफाइट कहा जाता है। और दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का प्रारूप कौन सा होता है, रासायनिक ऊर्जा। दूध से दही बनाने का काम कौन करता है, जीवाणु करते हैं। पेड़ की आयु का निर्धारण होता है वार्षिक वलय की संख्या से। और कोशिका का ऊर्जागृह किससे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, तो राइबोसोम है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो लाइसोसोम है। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है, तो डीएनए है। और डीएनए का द्विकुंडल प्रारूप किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट, मनुष्य में किस क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होता है, तो पुरुष का वाई एवं स्त्री का एक्स। नेक्स्ट, जिन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था, हरगोविंद खुराना ने। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, ह्यूगो डी व्रीज। और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है, आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में डेड डैश कर दिया गया, क्या होता है, तो खून का बहना बंद नहीं होता है। डाल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है, स्तनधारी। और रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, आलू में मोज़ेक रोग यानी कि मोज़ेक डिसीज का कारक तत्व है, तो भी विषाणु है। नेक्स्ट, वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, तो कार्टिकोल्स। नेक्स्ट, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, तो कोप्रोफिलस। लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, कैलोरी में। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो मुख से। पेसमेकर का संबंध किससे, हृदय से। पेसमेकर का कार्य क्या है, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, किडनी में होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, अमीनो अम्ल में। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो ये यकृत के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थिमज्जा में। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। और वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होते हैं विषाणु द्वारा। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व तो भी विषाणु है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन कहता है? शैवाल का। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट, डेंडोलॉजी में किस का संबंध किससे? तो झाड़ियों के अध्ययन से। पोडोलॉजी में किसका अध्ययन कहता है? भूमि का। नाशपाती यानी पियर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गूदेदार पुष्पासन। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? तो साइकस है। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी है। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? वो तना है। दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? रक्तचाप बढ़ जाता है। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? हरगोविंद खुराना ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन ने। तारपीन का तेल प्राप्त किया था चीड़ से। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। धान में खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के। ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यहीं पे हम इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे। हालांकि दोस्तों और भी टॉपिक संभाव के ऐड करते तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।